एक दिन मुझे बर्फ में एक पागल लड़की मिली। उसकी याददाश्त जा चुकी थी और मैंने झूठ बोल दिया कि वो मेरी मंगेतर है। वो सच मान बैठी, मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरी बीमार माँ का ख्याल रखती थी और हर रात मुझसे सिर्फ एक बात पूछती थी, जेजे तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना। लेकिन फिर एक दिन कुछ लोग करोड़ों की गाड़ियों के साथ हमारे गांव आए और मुझे पता चला जिस लड़की को मैं अपनी गरीब फियांसे समझ रहा था वो असल में पूरे देश की सबसे डेंजरस और अमीर महिला थी। उसने जाते वक्त एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं समझ गया मेरे जैसे गरीब लड़के की औकात बस उसके लाइफ का एक मजाक थी। लेकिन 2.5 साल बाद जब मैं उसे भूल चुका था, वो अचानक मेरे सामने आई, मेरी कलाई पकड़कर मुस्कुराई और बोली, फियांसे क्या इस बार भी अपनी याददाश्त खो चुके हो। मैंने लियू रुयान को फिर से स्कूल में देखा। उसने पूरे स्कूल को एक नई लाइब्रेरी डोनेट की थी। इसी वजह से स्कूल ने उसे स्पेशल इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया था। पूरे ऑडिटोरियम में बस उसी की चर्चा हो रही थी। हर कोई उसे देखने के लिए एक्साइटेड था। होस्ट ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, मिस लियू इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का आइडिया कैसे आया। लियू रुयान कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, ये मेरा सपना है कि जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने की जगह मिले। होस्ट ने फिर पूछा, क्या ये सपना आपके किसी पुराने एक्सपीरियंस से जुड़ा है। इस सवाल के बाद लियू रुयान पूरी तरह साइलेंट हो गई, क्योंकि 3 साल पहले मेमोरी लॉस के बाद उसे एक दूर गांव में छोड़ दिया गया था और वहीं उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय बिताया था। लेकिन उस सच के बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता था। मैं ऑडियंस में बैठा उसे दूर से देख रहा था। आज लियू रुयान लग्जरी कपड़ों में किसी क्वीन जैसी लग रही थी। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि पूरा हॉल शांत हो गया। और दूसरी तरफ मैं था, एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट जो अभी अभी नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया था। हमारे बीच की दूरी 100 मीटर से भी कम थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच एक ऐसी लाल रेखा हो जिसे मैं कभी पार नहीं कर सकता। तभी मेरा रूममेट उसकी तरफ देखकर एक्साइटेड होकर चिल्लाया, भाई ये तो लिटरली गॉडेस लग रही है। दूसरा रूममेट तुरंत बोला, गॉडेस नहीं बे, ये मेरी वाइफ है। उसकी बात सुनकर आसपास बैठे सब लोग हंसने लगे। वैसे इंटरनेट पर कई रिच लोग फेमस होते हैं, लेकिन लियू रुयान जैसी ब्यूटी और फिगर बहुत कम देखने को मिलती है। इसीलिए इंटरनेट पर सब मजाक में उसे अपनी वाइफ बोलते थे। फिर अचानक एक रूममेट ने गॉसिप शुरू कर दी, वैसे तुम्हें पता है ना मेरी वाइफ 3 साल पहले गायब हो गई थी। दूसरा बोला, अरे नहीं, मैंने सुना वो विदेश पढ़ने गई थी, मिसिंग वाली बात तो बस रूमर है। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा, चेंजे तुम तो नॉर्थ वेस्ट से हो ना, सुना है उसे वहीं कहीं पाया गया था, क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर नहीं मिली। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं झूठ बोलने में कभी अच्छा नहीं था, लेकिन लकीली थिएटर की लाइट्स काफी डिम थी, जिस वजह से कोई मेरे चेहरे का गिल्ट नोटिस नहीं कर पाया। क्योंकि 3 साल पहले लियू रुयान सच में मेरे साथ रही थी, और वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में नहीं रही थी, बल्कि पूरे 1 साल तक मेरे ही घर में रही थी। हम इतने क्लोज हो चुके थे कि कई रातें हम एक ही बिस्तर पर सोए थे। मैं उसे अपनी बाहों में लेकर सोता था जैसे वो सच में मेरी फियांसे हो। लेकिन ये सारे सीक्रेट्स अब हमेशा मेरे दिल में दफन रहने वाले थे। तभी इंटरव्यू लगभग खत्म होने वाला था। होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। इतना सुनते ही एक स्टूडेंट तुरंत खड़ा हो गया और उसने ऐसा सवाल पूछा जिससे पूरा माहौल बदल गया। मिस लियू, मैंने सुना है आपका एक फियांसे है और आपने उसका नाम अपने शरीर पर टैटू भी करवाया है, क्या ये बात सच है। इंसानों को गॉसिप सुनना कितना पसंद होता है। ये उसी पल दिख गया। पूरे ऑडिटोरियम का माहौल अचानक एक्साइटेड हो गया। तभी एक आदमी ने बीच में बात काट दी, इसका आज के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ये बोलने वाला था ये नानाजी। वो लियू रुयान के ठीक बगल में बैठा था और आज के इवेंट का दूसरा स्पेशल गेस्ट भी वही था। कहा जाता था कि ये नानजे और लियू रुयान बचपन के दोस्त थे। दोनों फैमिलीज के रिश्ते भी काफी क्लोज थे, इसलिए इंटरनेट पर लोग उन्हें परफेक्ट कपल मानते थे। लेकिन ऑडियंस अब भी उसी सवाल का जवाब चाहती थी, तो क्या टैटू वाली बात सच है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लियू रुयान ने धीरे से अपनी स्लीव ऊपर की और अपनी कलाई पर बना एक वर्ड सबको दिखाया। वहां सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, जी। पूरा हॉल उसी पल शोर से गूंज उठा, क्योंकि ये नानजे उसी के बगल में बैठा था। तो हर किसी को लगा कि ये जी उसी के नाम का हिस्सा है। यहाँ तक कि ये नानजे खुद भी शर्माते हुए सिर झुकाने लगा। उसका रिएक्शन देखकर लोगों को और भी यकीन हो गया। सबको लगा दोनों की जोड़ी सच में परफेक्ट है। लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैं बस जल्दी से डॉर्मेट्री वापस जाकर अपना होमवर्क करना चाहता था। इसीलिए इवेंट खत्म होते ही मैं बैक स्टेज की तरफ निकल गया। लेकिन तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने मुझे रोक लिया। चेंज है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्या तुम जाकर गेस्ट का कोट उतारने में मदद कर सकते हो। सुबह चाइनीज फूड खा लिया था, अब पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वो अपना पेट पकड़कर मुश्किल से खड़ा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा। जब मैंने स्कूल सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, तब उसी प्रेसिडेंट ने मेरी बहुत मदद की थी, इसीलिए मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गेस्ट कोई और नहीं बल्कि लियू रुयान थी। इंटरव्यू खत्म हो चुका था। लियू रुयान अपनी लंबी टांगों के साथ धीरे धीरे बैक स्टेज की तरफ आ रही थी। मैं उसे अवॉइड करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल उसने मुड़कर मुझे देख लिया और उसकी नजरें कुछ सेकंड तक मुझ पर टिकी रही। अगर मैं उस वक्त भागता तो जाहिर सी बात थी कि उसे शक हो जाता, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा और नॉर्मल बिहेव करने लगा। वैसे भी मैंने मास्क पहन रखा था।
मुझे लगा शायद वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। लियू रुयान ने हल्का सा भौहें सिकोड़ कर पूछा, तुम भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हो? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कुछ पल चुप रहा और फिर सिर्फ एक सरनेम बोला, लिन। उसी वक्त ये नानजे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से लेकर जाने लगे। लेकिन जाते जाते भी लियू रुयान बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रही थी। जब वो दोबारा मुझे ढूंढने के लिए मुड़ी, तब तक मैं वहां से गायब हो चुका था। लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं गया था। उनकी आखिरी बातचीत अब भी मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी और हर शब्द मेरे दिल में चुभ रहा था। मत देखो लिन, वो लड़की नहीं है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल उसी जैसी हैं। अगर सच में वही हुई तो क्या? उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमाए थे। ये नानजे की आवाज थी। मैंने चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुका ली और मेरा शरीर हल्का सा कांपने लगा, क्योंकि उसकी बात गलत नहीं थी। मैं सच में बहुत ग्रीडी हो गया था और आखिर में मैंने ही लियू रुयान को बेच दिया था। पहले मेरा नाम वांग शेंजे था। मेरा होम टाउन नॉर्थ वेस्ट के एक बेहद गरीब गांव में था। वहां की जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी लड़ते थे, और मेरी कहानी भी वहीं से शुरू हुई थी। मेरा गांव नॉर्थ वेस्ट के एक बेहद गरीब इलाके में था। इतना गरीब कि बचपन में हमारे घर में चावल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। कई बार तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था, और गरीबी हमारे लिए कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी बन चुकी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरी माँ दूसरों द्वारा फेंके गए नूडल्स उठाकर लाती थी, उन पर लगे कीड़ों और मैगट्स को पानी से धोती। फिर वही नूडल्स पूरे परिवार के लिए पकाए जाते थे। हमारे लिए वही खाना किसी फीस्ट से कम नहीं था। जब मैं 17 साल का था, तब हमारे इलाके में एक भयानक स्नोस्टॉर्म आया। पूरे पहाड़ बर्फ से ढक चुके थे, और उसी दिन मैंने पहली बार लियू रुयान को गांव के एंट्रेंस पर देखा। वो अकेली वहीं बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो धीरे से बोली, रुयान। बस इतना ही। उसके बाद वो कुछ और नहीं बोल पाई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मैंने ज्यादा सोचे बिना वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अजीब सा सैडनेस था। बाहर इतनी खतरनाक ठंड थी कि एक रात में कोई भी जमकर मर सकता था। हमारे गांव में हर विंटर ऐसा होता था। कई ड्रंक लोग बर्फ में ही सो जाते और अगली सुबह उनकी लाशें जम चुकी होती थी। सच कहूं तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। मेरे अपने घर की हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन वो फिर भी एक इंसान थी। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इसलिए आखिर में मैं उसे अपने घर ले आया। वो मुझसे कुछ साल बड़ी लगती थी, इसीलिए मैं उसे सिस्टर रुयान कहकर बुलाने लगा। उसके पास कोई आईडी नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान मिटा दी हो। मैं उसे उसके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा। हम कई डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज के चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। हालांकि छोटे गांवों में ऐसा होना कोई नई बात नहीं थी। वहां ज्यादातर लोग सिर्फ रिश्तों के दम पर नौकरी करते थे। उन्हें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने की चिंता रहती थी। उन्होंने बस इतना कहा, घर जाकर नोटिस का इंतजार करो। और फिर हम इंतजार करते रह गए। 1 महीना, 2 महीने, फिर पूरा 1 साल गुजर गया, और वो सिली लड़की आखिरकार मेरे घर में ही बस गई। लेकिन सच ये था कि मेरे मन में भी अपने सेल्फिश थॉट्स थे। मैं उसे सिर्फ दया की वजह से नहीं रख रहा था। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। वो अक्सर कंफ्यूज्ड रहती और कई चीजें भूल जाती थी। बाद में कॉलेज जाकर मुझे पता चला उससे अल्जाइमर्स डिजीज था, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मुझे हर दिन माँ की देखभाल करनी पड़ती थी। घर का काम, खाना बनाना, पानी लाना, सब कुछ अकेले करना पड़ता था। लेकिन सिस्टर रुयान के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया। वो जवान थी, हेल्थी थी और ताकतवर भी, इसलिए वो फिजिकल काम आसानी से कर सकती थी। हालांकि शुरुआत में वो बिल्कुल यूजलेस थी। उसे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता था। वो बेहद क्लमजी थी, हर चीज गिरा देती थी और लगभग हर दिन रोती रहती थी, जिससे मैं धीरे धीरे परेशान होने लगा। क्योंकि वो सिर्फ खाती थी, लेकिन काम ढंग से नहीं कर पाती थी। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। एक दिन गुस्से में मैंने उससे कहा, अगर तुम ऐसे ही रही तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये सुनते ही लियू रुयान पैनिक हो गई। उसकी आंखें तुरंत भर आईं। वो घबराकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जेजे, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। असल में मैंने उससे झूठ बोला था। मैंने कहा था कि जो लड़की हमारे घर का खाना खाती है, उसे बाद में मुझसे शादी करनी पड़ती है। ये एक तरह का हार्मलेस झूठ था, क्योंकि ये सिली लड़की जरूरत से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी ब्यूटी की वजह से गांव के कई लड़के उसके आसपास घूमते रहते थे। कुछ औरतें भी उसे अजीब नजरों से देखती थीं, और मुझे डर था कि कहीं कोई उसे बहलाकर ले ना जाए। इसीलिए मैंने मैरिज वाली झूठी कहानी बना दी, ताकि वो हमेशा मेरे पास ही रहे। हमारे गांव में गरीब लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी। वहां 10 साल की उम्र में एंगेजमेंट होना भी नॉर्मल माना जाता था। इसीलिए जब मैंने कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, तो लियू रुयान सच में घबरा गई थी। उसके चेहरे पर पहली बार हेल्पलेसनेस साफ दिखाई दी। उसका चेहरा किसी मूवी हीरोइन जैसा था। लेकिन उस दिन वो मुझे गुस्से और डर से देख रही थी, और शायद उसी दिन से उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। लियू रुयान पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वो हर काम सीखने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे मुझे उसमें कुछ अनयूजुअल चीजें दिखने लगीं। एक दिन स्कूल के कुछ लड़के मुझे बुली कर रहे थे। वो सब मेरे फटे कपड़ों और गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। तभी स्कूल गेट पर मेरा इंतजार कर रही लियू रुयान ने ये सीन देख लिया
और अगले ही पल वो सीधे उन लड़कों पर टूट पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे एक लड़के को जमीन पर गिरा दिया। फिर वो उसे इतनी बेरहमी से मारने लगी कि आसपास खड़े सारे लोग डर गए। उसका हर पंच सीधे बॉडी के डेंजरस पॉइंट्स पर लग रहा था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि पागल बीस्ट हो। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उस पल पहली बार मुझे उससे डर महसूस हुआ। मैं तुरंत भागकर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। सिस्टर रुयान, बस करो, मत मारो। मेरी आवाज सुनते ही वो अचानक रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर जेजे कहेगा कि नहीं मारना तो मैं नहीं मारूंगी। फिर वो चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस लड़के की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर पर ब्रूजेस पड़ गए थे। अगले दिन उसके पेरेंट्स हमारे घर आ गए। उन्होंने मेडिकल एक्सपेंसेस देने की मांग की और हमारी ऑलरेडी गरीब फैमिली पर और बोझ बढ़ गया। उस रात लियू रुयान अनयूजुअली शांत थी। वो कमरे के कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। जब मैं उसे समझाने के लिए उसके पास गया तब मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। सॉरी जेजे, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं आगे से ट्रबल नहीं करूंगी। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। वो बिल्ली के बच्चे की तरह रो रही थी। उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भविष्य में बस अच्छे से रहना। मुझे सिर्फ एक अच्छी वाइफ चाहिए। ये सुनते ही उसने तुरंत सिर हिला दिया। अगले दिन वो अचानक कुछ पैसे लेकर घर आई। मैंने हैरानी से पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? तब पता चला कि उसने अपनी वॉच बेच दी थी। वही एक्सपेंसिव वॉच जो उसके पास पहली बार मिली थी और जिसे देखकर ही लगता था कि वो किसी रिच फैमिली से है। मैं तुरंत घबरा गया। तुमने वो वॉच कैसे बेच दी? भविष्य में अपने फैमिली को ढूंढने के लिए उसी की जरूरत पड़ती। लेकिन लियू रुयान बस मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान उस वक्त बेहद गर्मजोशी भरी थी। वो धीरे से बोली, तुम ही मेरा फैमिली हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। सच कहूं तो मुझे लगा था कि वो बेवकूफ बन गई है। उसकी वॉच की कीमत उन पैसों से कहीं ज्यादा रही होगी। लेकिन लियू रुयान को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अब वो पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी थी और वो सिर्फ मेरी बातें सुनती थी। लेकिन बाद में वो लड़का बहुत अनलकी होने लगा। कभी उसके जूतों में नेल्स निकल आते, कभी उसके कपड़ों में कीड़े भर जाते। एक बार तो उसके खाने के चावल में मरे हुए कीड़े निकल आए और हर बार उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता। एक दिन जब वो साइकिल चला रहा था तभी अचानक उसका टायर फट गया। वो सीधे नदी में जा गिरा। इतनी सारी कोइंसिडेंसेस एक साथ होना इम्पॉसिबल था। तब मैंने धीरे से लियू रुयान की तरफ देखा और वो बस मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो समझ आता है कि उस समय से ही लियू रुयान अलग थी। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो आम लोगों में नहीं होता। लेकिन तब मैं इतना समझदार नहीं था। एक बार मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, तभी उसने अचानक मेरी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर दी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। फिर मैंने पूछा, क्या तुमने पहले इंग्लिश सीखी है? ये सुनते ही वो खुद भी कंफ्यूज हो गई। वो कुछ सेकंड तक ब्लैंक होकर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, क्या मैंने पहले कभी इंग्लिश सीखी थी? उसकी आंखों में उस वक्त अजीब सी उलझन थी। भले ही लियू रुयान अपनी मेमोरी खो चुकी थी, लेकिन लैंग्वेज का इंस्टिंक्ट अब भी उसके अंदर बाकी था। उसे कई चीजें नेचुरली आती थी। कभी कभी वो ऐसे वर्ड्स बोल देती जो हमारे गांव में किसी ने कभी सुने तक नहीं थे। एक दिन मेरी माँ ने मुझे धीरे से कहा, रुयान शायद किसी बड़े शहर से आई है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, भविष्य में मैं भी बड़े शहर जाऊंगा? लेकिन माँ के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। अगर लियू रुयान सच में किसी बड़े शहर की लड़की हुई तो हमारे बीच का फर्क आसमान और जमीन जैसा होगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमारा पुराना घर इतना कमजोर था कि छत से पानी टपकने लगा। बिस्तर पूरी तरह भीग चुका था, इसीलिए उस रात मुझे जमीन पर सोना पड़ा और मेरे साथ लियू रुयान भी वहीं लेट गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। बाहर बारिश की आवाज लगातार गूंज रही थी, लेकिन कमरे के अंदर अजीब सी शांति थी। तभी लियू रुयान ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ तो? मेरी आवाज में डर साफ था। मैंने धीरे से कहा, सुना है शहरों के स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे डर है कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं फिर भी मैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लियू रुयान ने पूछा, तुम फ्यूचर में किस कॉलेज जाना चाहते हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, बेजिंग। मैं कैपिटल जाकर तियानमेन देखना चाहता हूँ। ये बोलते हुए मुझे खुद थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने तुरंत कहा, हंसना मत, हर गांव के बच्चे का तियानमेन देखने का सपना होता है। लेकिन लियू रुयान बिल्कुल नहीं हंसी। उसने बहुत सॉफ्टली जवाब दिया, ठीक है, फिर हम बेजिंग जाएंगे, माँ को भी साथ लेकर जाएंगे। उसकी आवाज उस वक्त बेहद जेंटल थी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो? इस बार उसने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी, मैं जरूर तुम्हें बेजिंग लेकर जाऊंगी। उसकी आवाज में अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे मेरे दिल को छू लिया हो। 18 साल की उम्र में शायद पहली बार मैंने अपने दिल की धड़कन इतनी तेज महसूस की थी। मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ, क्योंकि लियू रुयान मेरी फियांसे थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके शरीर की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी।
कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर हल्का सा स्टिफ हो गया, लेकिन फिर उसने भी धीरे से मुझे गले लगा लिया और हम दोनों चुपचाप वैसे ही पड़े रहे। हमने उस रात कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो पल बेहद खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो समझ आता है कि उस रात बहुत कुछ अजीब था। मैं उस वक्त अपनी फीलिंग्स में इतना खो चुका था कि लियू रुयान की एब्नॉर्मैलिटी नोटिस ही नहीं कर पाया। वो असल में बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं थी। वो हर बात परफेक्टली समझती थी और हमेशा बहुत केयरफुली बिहेव करती थी। उसकी आंखें अंधेरे में हल्का सा चमक रही थी, जैसे उनके अंदर अपनी अलग रोशनी हो। लेकिन उस वक्त मैं इतना मेच्योर नहीं था कि ये सब समझ पाता। मेरे लिए वो बस मेरी रुयान थी, वही लड़की जो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं कुर्सी पर लेटा हुआ था, तभी अचानक गेस्ट रूम की तरफ से आवाजें आने लगी। लियू रुयान किसी पर बहुत गुस्सा कर रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने चुपचाप खिड़की से अंदर झांका और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं जम गया। लियू रुयान किसी आदमी की उंगलियां जोर से दबाए खड़ी थी। उसकी आंखों में टेरिफाइंग कोल्डनेस थी। फिर उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, बकवास बंद करो। मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। क्या ये वही लियू रुयान थी? वही लड़की जो हमेशा मेरे पीछे घूमती रहती थी? वही जो कहती थी कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी? वही जो मेडिकल फीस खोने पर चुपके से रोई थी? शायद यही उसका असली रूप था। बीजिंग आने के बाद मैंने कई फाइनेंशियल मैगजीन्स पढ़ी और तभी मुझे पहली बार लियू रुयान की असली पहचान के बारे में पता चला। वो मुझसे पूरे 8 साल बड़ी थी और लियू ग्रुप की सेकंड डॉटर थी। भले ही वो इलेजिटिमेट डॉटर कही जाती थी, लेकिन इससे उसकी नोबल आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। 30 साल से कम उम्र में ही उसने बिजनेस वर्ल्ड में नाम कमा लिया था, लेकिन उसकी मेथड्स बेहद क्रूर मानी जाती थी और लोग उससे डरते भी थे। 1 साल पहले लियू रुयान ने अपनी ही बड़ी बहन को मेंटली कोलैप्स करा दिया था और फिर लियू ग्रुप की अकेली हेयर बन गई। उसकी क्रूरटी की स्टोरीज बिजनेस वर्ल्ड में काफी फेमस थी, लेकिन आज पहली बार मैंने वो चेहरा अपनी आंखों से देखा था। वो मेरे लिए जानी पहचानी भी थी और पूरी तरह अजनबी भी। मैं अब भी बाहर खड़ा हेजिटेशन में था, तभी अंदर से उसकी ठंडी आवाज आई, कोट बाहर छोड़कर क्यों नहीं जा रहे? मैं कुछ सोच ही रहा था कि अचानक डोर खुल गया। बाहर कौन है? लियू रुयान खुद बाहर आ गई। उसका चेहरा अभी भी बेहद कोल्ड लग रहा था और उस पल मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने खुद को काम किया। मैंने मास्क और कैप पहन रखी थी, अपनी आवाज भी जानबूझकर बदल ली थी, इसलिए मुझे लगा कि वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। मैंने धीरे से कहा, ये कोट मिस्टर ये के लिए है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, चेंजे, तुम अभी तक डॉर्मेट्री वापस नहीं गए? जैसे ही उस स्टूडेंट ने मेरा नाम लिया, उसी पल लियू रुयान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि मेरी सांस रुक गई। वो लगातार मेरी तरफ घूर रही थी। फिर उसने धीमी लेकिन डेंजरस आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं पूरी तरह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में शक बढ़ता जा रहा था। अगले ही पल उसने मेरा मास्क हटाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसी समय मैंने उसकी आंखों में वो फैमिलियर स्टेयर देखा, वही नजर जो 3 साल पहले मुझे देखती थी। तभी पीछे से फिर आवाज आई, चेंजे, तुम यहाँ हो। ये आवाज सुनते ही लियू रुयान अचानक रुक गई। उसने पहले मुझे देखा, फिर उस लड़के को जिसने मुझे बुलाया था। मैंने तुरंत मौका देखकर कहा, पब्लिक रिलेशंस मिनिस्टर ने मुझे अभी बुलाया है, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मेरा क्लासमेट तुरंत बोला, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने जल्दी से कोट नीचे रखा और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उस वक्त मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। छोटे थिएटर से बाहर आने के बाद जाकर मैंने राहत की सांस ली। तभी वो लड़का क्यूरियस होकर पूछने लगा, चेंजे, तुमने अभी मिस लियू से क्या बात की? मैंने कैजुअली जवाब दिया, बस उन्होंने मुझे एक छोटा काम दिया था। लेकिन वो अब भी कंफ्यूज था। उसने धीरे से कहा, सच बोलूं तो तुम दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर बहुत वियर्ड था। मैंने पूछा, वियर्ड कैसे? वो तुरंत बोला, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें